नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों की। तो मध्ययुग में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए जिनसे हमें इस युग की राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मुसलमानों के संपर्क में आने के बाद भारतीय भी इस लोक की तरफ आकर्षित हुए और इस काल में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। प्रोफेसर यूएन डे के अनुसार सल्तनत कालीन लेखकों के वर्णन से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने स्वामी का यशगान करने और इस्लाम की विजयों के प्रति धार्मिक उत्साह के कारण सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं की ओर ध्यान नहीं देते थे। प्रोफेसर यूएन डे ये कहना चाह रहे हैं कि भी जो सल्तनत कालीन जो लेखक थे, इतिहासकार थे, वो केवल और केवल अपने स्वामी का यशगान, उनकी कीर्ति को बखान करना, ये सब हुआ करता था और इस्लाम की विजयों के प्रति भी उनका एक अधिक उत्साह था, लेकिन उन्होंने कभी सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं के प्रति, संस्थाओं के प्रति कोई ऐसा खास ध्यान नहीं दिया। इन साहित्यों में तत्कालीन इतिहास की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, नीतिपरक जानकारी हमें प्राप्त होती है। इन साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सल्तनत कालीन साहित्य एवं मुगल कालीन साहित्य। तो जैसे आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के सल्तनत कालीन साहित्य की चर्चा करेंगे। सल्तनत कालीन साहित्यिक ग्रंथों से राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये ग्रंथ अरबी तथा फारसी भाषा में लिखे हुए हैं। कुछ सुल्तानों ने अपने जीवन का वर्णन अपने द्वारा रचित ग्रंथों में किया है। ये ग्रंथ ऐतिहासिक जानकारी के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सल्तनत कालीन जो प्रमुख ग्रंथ हैं जो इस प्रकार हैं, जिनकी आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, जैसे चचनामा, किताबुल यामिनी, तारीख हिंद, ताजुल मासिर, तारीख मसूदी, तबकात नासिरी, खजाइन उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह, किरान उस सादैन और इस्किया, इनकी आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चचनामा की। चचनामा एक अरबी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस पुस्तक के लेखक या इस ग्रंथ के लेखक अली अहमद हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पुस्तक का लेखक जो अली अहमद था, वो मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध आया था। उस समय सिंध पर चाच का पुत्र दाहिर शासन कर रहा था। उसी को आधार मानकर अली अहमद ने अपने इस ग्रंथ का या इस पुस्तक का नाम चचनामा रखा। इस पुस्तक से हमें अरबों की सिंध विजय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पुस्तक में अरबों की 712 ईस्वी की सिंध विजय की भी जानकारी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया गया और नासरुद्दीन कुबाचा के समय इस पुस्तक का यानी चचनामा का, जो कि अरबी भाषा का ग्रंथ था, इसका फारसी में अनुवाद किया गया और इसका फारसी भाषा में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर शूफी ने किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चचनामा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है। इसी क्रम में दूसरा है ताजुल मासिर। यह ग्रंथ हसन निजामी के द्वारा लिखा हुआ है।
हसन निजामी भी मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था और इस ग्रंथ में 1192 ईस्वी से लेकर के 1218 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें विभिन्न स्थानों, मेलों व मनोरंजनों का भी वर्णन किया गया है तथा सल्तनत कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी इससे प्राप्त होती है जो अस्पष्ट है। प्रोफेसर यूएनडे के अनुसार वो कहते हैं, यद्यपि पुस्तक की शैली अत्यधिक कलात्मक और अलंकृत है, पर इसमें वर्णित सामान्य तथ्य साधारणतया सत्य, ऐसा उनका मानना है। अगला है तारीखे हिंद। तारीखे हिंद अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल अलबरूनी, या जिसको हम शॉर्ट में कहें अलबरूनी, हाँ, जिसका समय 973 से 1048 ईस्वी। ये फारसी भाषा का एक अच्छा ग्रंथ है। अलबरूनी फारसी और अरबी का अच्छा जानकार था, साथ में ही वो विद्वान भी था, लेखक, दार्शनिक, धर्म का बहुत बड़ा जानकार, मर्मज्ञ था, वैज्ञानिक भी था, ज्योतिष की भी उसे अच्छी जानकारी थी, गणित और भूगोल पर भी वो अपनी अच्छी पकड़ रखता था। महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो वो कई अभियानों में महमूद गजनवी के साथ था। भारत प्रवास के दौरान अलबरूनी ने संस्कृत का भी ज्ञान प्राप्त किया और जो तारीखे हिंद अरबी भाषा का एक ग्रंथ है, इसमें तिथियों का सही वर्णन भी दिया गया है। तारीखे हिंद, इसके बाद हम दूसरा लेते हैं ताजुल मासिर। यह ग्रंथ हसन निजामी ने लिखा था। हसन निजामी संभवतः मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। इस ग्रंथ में हमें 1192 ईस्वी से लेकर के 1218 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इसमें विभिन्न स्थानों, मेलों व मनोरंजनों का भी वर्णन है। ठीक है। अगला है तबकाते नासरी। इस ग्रंथ का रचयिता मिनहाजुस सिराज है। मिनहाजुस सिराज है, जिसका पूरा नाम मिनहाजुस सिराज जुनानी द्वारा ये फारसी भाषा में लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। मिनहाजुस सिराज नासरुद्दीन महमूद के समय में मुख्य काजी और एक इतिहासकार भी था। इसने गौरी राजवंश या गौरी सिलसिला भी लिखा है। यह पुस्तक दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। तबकाते नासरी 1229 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान के खिलाफ बंगाल में खलजी विद्रोह की जानकारी का एक मात्र स्रोत है। अगला है खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह अथवा तारीख अलाही। खजाइनुल फुतूह का अर्थ होता है जीत के खजाने। फुतूह यानी फतह से लिया गया है, यानी जीत के खजाने। यह कृति अमीर खुसरो की कृति है, जो 1290 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खलजी से लेकर के और मोहम्मद तुगलक तक के शासनकाल की जानकारी इसमें मिलती है। खुसरो ने यह ग्रंथ 1311 ईस्वी में लिखा था। तारीख अलाई यानी खजाइनुल फुतूह एक गद्य रचना है, जिसमें खजाइनुल फुतूह भी कहा जाता है।
इस ग्रंथ में कृत्रिमता काफी है, लेकिन जो ठोस जानकारी उपलब्ध है उसे देखते हुए हम उसकी कृत्रिमता को हम माफ भी कर सकते हैं। खजाइनुल फुतूह में खुसरो ने अलाउद्दीन की 15 वर्ष की विजयों व उसके आर्थिक सुधारों का बहुत ही विशद वर्णन किया है। अमीर खुसरो के इस ग्रंथ में पक्षपात की भावना थोड़ी दिखाई देती है। अमीर खुसरो इस ग्रंथ में केवल अलाउद्दीन के गुणों पर, उसकी विजयों पर ही प्रकाश डालता है। इसमें कभी उसके दोषों की उसने चर्चा नहीं की। उसने अलाउद्दीन के राज्यारोहण का भी वर्णन किया, किंतु अपने चाचा यानी जलालुद्दीन के वध की वो कोई जानकारी नहीं देता है। तो इस बात से पता चलता है कि ये जो ग्रंथ है खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो द्वारा लिखा हुआ, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पक्षपात से युक्त है। खैर, इसके बावजूद ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है तथा तात्कालिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा की, उस समय की तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को जानने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं मिफ्ताह उल फुतूह। मिफ्ताह उल फुतूह, इसका अर्थ है मिफ्ताह उल फुतूह का जीत के लिए कुंजी। ये भी अमीर खुसरो का लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी की जीत की प्रशंसा की गई है और इसमें मलिक छज्जू के विद्रोह का भी वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ को अमीर खुसरो ने 1291 ईस्वी के आसपास इसकी रचना की थी, लिखा था इसको, और यह साधारण शैली में लिखा गया है। इसमें जलालुद्दीन की कुछ जो आरंभिक सफलताएं हैं उनका इसमें काफी विशद तरीके से इसका उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में है अगला किरान उस सादेन। किरान उस सादेन, इसका अर्थ होता है, किरान उस सादेन का अर्थ है शुभ सितारों की बैठक। तो किरान उस सादेन भी अमीर खुसरो की कृति है और ये अमीर खुसरो द्वारा 1289 ईस्वी में इसको लिखा गया। और इस पुस्तक में वुगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद के मध्य जो समझौता हुआ है उसका इसमें वर्णन दिया गया। कैकुबाद और जो वुगरा खां के बीच जो भेंट हुई है, एक समझौता जो हुआ है, वार्तालाप हुआ है, उसका विवरण इसमें दिया हुआ है। और इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलती है। और इसमें दिल्ली नगर की स्थिति, मुख्य भवन यानी वास्तुकला की भी हमें जानकारी मिलती है, दरबार का वैभव है, दरबार का ऐश्वर्य है, मद्यपान का, गोष्ठियों का, संगीत तथा नृत्य के बारे में भी हमें समकालीन इस साहित्य से हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इसमें कैकुबाद व वुगरा खां के चरित्र पर भी जानकारी हमें मिलती है। और अंत में हम चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ की, जिसका नाम है इस्किया, या जिसे हम कह सकते हैं मसनवी। ये दुवल रानी और खिज्र खां की एक प्रेम कहानी का इसमें वर्णन है। तो ये भी अमीर खुसरो द्वारा लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये कविता शैली में लिखा हुआ है। और अलाउद्दीन का पुत्र है खिज्र खां और गुजरात के जो तत्कालीन राजा हैं, गुजरात के शासक हैं करण सिंह, और उनकी पुत्री है जिसका नाम है दुबल रानी। तो खिज्र खां और दुबल रानी के प्रेम का इसमें वर्णन है और इसमें अलाउद्दीन की गुजरात विजय का भी विवरण हमें प्राप्त होता है। तो आज हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों की चर्चा की, जिनमें हमने चर्चा की थी अरबी और फारसी साहित्य के स्रोतों की, जिनमें मुख्यतः चर्चनामा, किताबुल यामिनी, तारीख हिंद, ताजुल मासिर, तारीख मसूदी, तबकात नासरी, खजाइनुल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह, किरान उस सादेन और इस्किया। ठीक है, धन्यवाद। हो गया।